मैंने बाल की खेती को देखा है, तो मैं अपनी 2 यात्राओं के माध्यम से इस बात पर कह सकता हूं कि वास्तव में मिस्र को दिया जाने वाला जो उत्कृष्ट खेती और कृषि का जो गौरव है, इसका सही हकदार बंगाल रहा है। देखिए, यह 17वीं ईस्वी में यह एक फ्रांसाय वर्नियर एक ऑब्जर्वर इस बात का उल्लेख करता है, और 19वीं सदी में एक ब्रिटिश ऑब्जर्वर अलेक्जेंडर वाकर ने भी मलबार के बारे में बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मलबार में कृषि ज्ञान प्रायः उतना ही प्राचीन है जितना उनका इतिहास। हिंदू धर्म में उल्लेखनीय अनुष्ठानों में एक का मूल तो संभवतः कृषि के प्रति उनके सम्मान से ही है। और जो मैंने आपको काशी के बारे में बताया कि नंदी की उपासना और गाय के प्रति श्रद्धा का आधार कृषि में इनकी महती उपयोगिता ही है। मलबार में उस समय की बात वो करते हैं कि 50 से अधिक प्रजातियों के धान उगाए जाते हैं। प्रत्येक प्रजाति का अपना पृथक नाम है और उसके अपने विशेष गुण और उसकी खेती की अपनी एक पृथक विधि भी है। कुछ प्रजातियां केवल पहाड़ों में उगती है, उसके लिए सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं होती। जो डीएसआर की आप बात कर रहे हैं, ये 100 वर्ष पहले भी इसके बारे में, मलाबार के बारे में भी ये बात आती है, और हमारे उत्तर भारत में तो हर जगह यही किसी प्रकार की खेती होती थी। एक ऐसी भी प्रजाति है जिसका प्रवर्धन कलम लगा करके किया जाता है। मलबार से बाहर मैंने धान के प्रवर्धन की इस विधि का उल्लेख कहीं नहीं सुना। ये भारत के अंदर कृषि के बारे में भारत जो विदेशी ऑब्जर्वर रहे हैं, उनकी राय इस रूप में भारत के साथ जुड़ी रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वास्तव में यह उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा भूभाग होगा जिसके पास आज के दिन 80% से अधिक भूमि है जो सिंचित भूमि है और जिसमें बेहतर सिंचाई की सुविधा हमारे पास मौजूद है। अत्यंत उर्वरा भूमि है, सिंचाई की प्रचुरता है और धूप की भी प्रचुरता यहां पर हमें मिलती है। यानी 12 माह में से 11 माह तो हमें बेहतर धूप मिल जाता है। बहुत अच्छी धूप मिलती है, अच्छी बरसात भी है, अच्छा पानी है, हमारे पास ग्राउंड वाटर भी है और सरफेस वाटर भी है। हर 5 कोस में आपको एक नदी मिल जाएगी। हर प्रकार से धान्य से बाहुल्य क्षेत्र है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर जो खाद्यान्न की स्थिति है, खाद्यान्न के लिए दलहनी फसलों और गन्ना, आलू के लिए यहां पर सभी प्रकार की फसलों के लिए बहुत उपयोगी भूमि है। धान लगभग 70 लाख हेक्टेयर और 100 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती यहां पर उत्तर प्रदेश में होती है। 29 लाख हेक्टेयर में हम गन्ना की खेती उत्तर प्रदेश के अंदर करते हैं। दलहन और तिलहन में भी एक बड़ा क्षेत्रफल हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम यानी 1950-51 में देखें, आजादी के तत्काल बाद देखें, हमारे पास कुल उस समय 170 लाख हेक्टेयर खेती यहां पर खेती बाड़ी के लिए उपयोग में होती थी, जिसमें 12.77 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हम लोग उत्तर प्रदेश से करते थे। और 2023-24 में हमारा खेती का रकबा बढ़ा है, जो 170 लाख हेक्टेयर था, आज वो बढ़कर के 240 लाख हेक्टेयर हुआ है, जिसमें आज हम अब 11 मिलियन टन से बढ़कर के 60 मिलियन टन तक का खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है इस खेती से। यानी अगर आप देखेंगे
1950 की तुलना में 2023 में अगर आप देखेंगे तो हमने खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुना की वृद्धि की है। 5 गुना की अधिक वृद्धि हमारे उत्तर प्रदेश यहां पे हुई है। और इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो मैंने आपको पहले बताया कि धान, गेहूं, गन्ना, आलू, दलहन में उड़द, मूंग, अरहर, चना, मटर, मसूर और तिलहन, सरसों, मूंगफली, इस सब की बेहतरीन खेती उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग करते हैं और उसका अच्छा उत्पादन भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर यहां पर हो रहा है। मेरा ये मानना है कि हमें इस दिशा में आगे प्रयास करने चाहिए, लगातार प्रयास करने चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार यहां पर जो भी हमारे पास सेंटर, जैसे यहां पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वाराणसी में हुई, ईरी के वैज्ञानिक लगातार हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य हमारे कृषि से जुड़े हुए सेंटर हैं, उनमें जाकर के सहयोग करते हैं या वहां के वैज्ञानिक आकर के यहाँ पे देखते हैं, इनके डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, उसका लाभ लेते हैं। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी यह कार्य हो रहे हैं, लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास करूंगा कि आज इस कॉन्क्लेव में यहाँ पर DGCIP डॉक्टर साइमन हेग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैं चाहूंगा कि आगे में जो हमारा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर स्वीकृत हुआ है, यह बहुत शीघ्र चालू हो। आवश्यकता होती है तो मैंने उनको ऑफर किया कि कानपुर में हमारा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तात्कालिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनको उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पूरी मदद करेगा, जिससे हमारे अन्नदाता किसानों को बेहतरीन तकनीक उपलब्ध हम कराने में मदद कर सके। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग अच्छी खेती के लिए अच्छे सीड चाहिए, अच्छे बीज चाहिए। अच्छे बीज और क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने के लिए हम उस प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए उस प्रकार के बीज को भी हम दे सकें। हम लोग लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क की भी स्थापना लखनऊ में कर रहे हैं। 250 एकड़ क्षेत्रफल में हमारा यह कार्य लखनऊ में प्रारंभ होने जा रहा है और मैं चाहूंगा ये सभी मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ कर देंगे। अगर अच्छा बीज हो, क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करते हुए हम समय पर किसान को तकनीक दे सकें, समय पे बीज उपलब्ध करवा सकें, समय पर उन्हें सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवा सकें, तो मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश आज जितना खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है, इससे भी 3 गुना अधिक उत्पादन करने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश की धरती रखती है। और ये उत्पादन की क्षमता को हम बढ़ाएंगे, लागत को अगर हम कम करेंगे, कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश ने जो अपना टारगेट तय किया है कि 2029-30 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना और उसमें एग्रीकल्चर की भी अपनी एक बड़ी भूमिका होगी, तो हम अवश्य इसको प्राप्त कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहां पर जैसे ईरी और CIP के इंटरनेशनल सेंटर स्थापित हुए हैं या होने जा रहे हैं, ऐसे ही अन्य हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करके अपने अन्नदाता किसानों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद कर पाएंगे। और कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश भारत फूड बास्केट न बन जाए, अवश्य बन सकता है। भारत ही नहीं, वैश्विक फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम भरपूर सहयोग करने में पूरा योगदान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से यहां पर आए हुए सभी अपने उन वैज्ञानिकों का जो विशेष रूप से क्लाइमेट चेंज की चुनौती, DSR जैसी पद्धति और अन्य एग्रीकल्चर के सामने
आने वाली उन चुनौतियों का मुकाबला करने के साथ साथ हमें किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाने हैं, इस पर चिंतन कर रहे हैं। और सौभाग्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी भारत के कृषि वैज्ञानिकों को इस बारे में आग्रह किया कि अब तक अपनी आईसीआर की लैब में या अपने विश्वविद्यालयों की लैब्स में अपना शोध करते थे, अब लैब टू लैंड के इस कार्यक्रम के साथ 27 मई से 12 जून तक हर कृषि वैज्ञानिक फील्ड में उतर करके उन्होंने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया था, किसानों के बीच संवाद किया था, उनके खेतों में जाकर के उनकी मेहनत के साथ अपने अनुसंधान को जोड़ने का काम किया था। तो लैब टू लैंड के इस कार्यक्रम के साथ हमारे सभी वैज्ञानिक रहेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम आ पाएंगे। हमारा डेमोन्स्ट्रेशन का आधार अब हमारी लैब नहीं बल्कि एग्रीकल्चर की लैंड होगी और उस लैंड पर जाकर के हम डेमोन्स्ट्रेशन करके अन्नदाता किसान को अधिक से अधिक फैसिलिटेट कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी कृषि वैज्ञानिकों, हमारे जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की डॉक्टर इवोन पिंटो, सीआईपी के डीजी डॉक्टर साइमन हैक, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी श्रीलंका मिस्टर डीपी विक्रम सिंघे,